पूना पैक्ट 1932। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा क्यों कहा। मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ आएगा। आइए जानते हैं। इस वीडियो में 22 सितंबर को अंबेडकर के साथ अपनी बातचीत में गांधी ने यहां तक दावा किया था कि चूंकि वह गोद लेने से अछूत थे, इसलिए वह अंबेडकर की तुलना में मन से अधिक अछूत थे। लेकिन उसी बातचीत के दौरान गांधी ने अछूतों को आपका समुदाय कहा और मेरे जाति हिंदू भाइयों की ओर से अंबेडकर से एक मजबूत दलील दी। गांधी जी की दोहरी स्थिति उस शब्द के संबंध में भी स्पष्ट थी जिसे उन्होंने हरिजन या ईश्वर के लोग शब्द का उपयोग करना शुरू किया था। 3 अगस्त 1931 को नवजीवन में लिखते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने यह शब्द राजकोट के जगन्नाथ देसाई द्वारा सुझाए गए शब्द को चुना था क्योंकि यह अंत्यज का एक सुंदर विकल्प था और एक ब्राह्मण संत नरसिंह मेहता द्वारा गढ़ा गया था। गुजराती कविता के जनक गांधी जी ने किसी भी अछूत संगठन पर नाम थोपने से पहले उनसे परामर्श नहीं किया था और उन्हें अपनी कार्रवाई में कुछ भी गलत नहीं लगा। संभवतः वह स्वयं को हरिजनों में से एक के रूप में देखता था। लेकिन पूना समझौते के बाद उन्होंने उनसे यह कहकर दूरी बना ली कि समझौते की भावना की पूर्ति के लिए वे उनके जीवन को बंधक के रूप में रख सकते हैं। इस प्रकार गांधी अछूतों के साथ अपने कथित संबंध में पदों के बीच भटकते रहे। 1930 में अंबेडकर ने इस बदलती स्थिति और इसके निहितार्थों को नहीं पहचाना। उन्हें लगा कि गांधी का डीसी के साथ विलय हो गया है। यरवदा जेल में अपनी बैठकों के दौरान गांधी ने उनसे जो कुछ भी कहा था, उसके अलावा नवंबर 1922 की शुरुआत में जेल से गांधी द्वारा अस्पृश्यता पर जारी किए गए कुछ बयान भी अंबेडकर को उस निष्कर्ष पर ले गए। 4 नवंबर को जारी पहले बयान में गांधी ने कहा कि उन्हें गीता में अस्पृश्यता के लिए कोई वारंट नहीं मिला, जो एक जीवन की पुस्तक थी जो किसी के लिए भी काफी पर्याप्त थी। समझें, हिंदू धर्म क्या है और कोई इसका पालन कैसे कर सकता है। इससे पहले बयान में 1920 के दशक में व्यक्त किए गए अपने विचारों का खंडन करते हुए गांधी ने कहा कि अंतरजातीय भोजन और विवाह पर प्रतिबंध हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं था। 5 नवंबर को जारी दूसरे बयान में गांधी ने अछूतों की स्थिति का वर्णन किया। सामाजिक रूप से वे कोढ़ी हैं, आर्थिक दृष्टि से वे गुलामों से भी बदतर हैं, धार्मिक रूप से उन्हें उन स्थानों पर प्रवेश करने से मना कर दिया जाता है जिन्हें हम भगवान का घर कहते हैं। उन्होंने अछूतों के साथ होने वाले भेदभाव के और भी उदाहरण दिए और कहा कि यह आश्चर्य है कि वे जीवित रहने में सक्षम थे और वे हिंदू धर्म के भीतर ही बने रहे। गांधी ने यरवदा जेल में बातचीत के दौरान अंबेडकर द्वारा उन्हें दिए गए एक सुझाव का भी अनुमोदन के साथ उल्लेख किया। पुरानी पद्धति की पुनरावृत्ति न हो, जब सुधारक स्वयं पीड़ितों की तुलना में अपने पीड़ितों की आवश्यकताओं को अधिक जानने का दावा करते थे। उन्होंने खुलासा किया कि अंबेडकर ने उन्हें अपने साथ हुए भेदभाव का कष्टप्रद विवरण दिया था। गांधी ने कहा, मुझे उनकी टिप्पणियों की ताकत महसूस हुई। मुझे उम्मीद है कि मेरा हर पाठक ऐसा ही करेगा। अंबेडकर ने ऐसे बयानों पर जोर दिया और उन्हें गांधी के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव के संकेत के रूप में पढ़ा। 14 नवंबर 1932 को जनता के पाठकों को लिखते हुए जब वह तीसरे आरटीसी के लिए लंदन जा रहे थे, अंबेडकर ने कहा, मेरा अधिकांश समय गांधी जी के अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी कथनों को पढ़ने में चला जाता है। कथनों में कुछ विचार पढ़कर मुझे एक विशेष प्रकार का आश्चर्य होता है। गांधी जी के विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। गांधी जी को अब हमारा आदमी कहा जाना चाहिए क्योंकि वे अब हमारी भाषा और हमारे विचार बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जनता, समता या बहिष्कृत भारत में प्रकाशित लेखों का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ रहा हूं। मुझे हाल ही में पूना में हुई एक घटना याद आ रही है। पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद हम सभी गांधी जी को खुशखबरी सुनाने के लिए यरवदा जेल गए। गांधी जी से बात करते हुए श्री राजगोपालाचारी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर हमारे विचारों को साझा करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। गांधी जी ने टिप्पणी की, कितना अच्छा। लेकिन अब गांधी जी के कथनों को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि क्या यह कहने के बजाय कि मैं गांधी जी के विचारों का अनुयायी बन गया हूं, क्या यह कहना सत्य के करीब नहीं होगा कि गांधी जी के विचार और विचारधारा हमारे विचारों और विचारधारा से जुड़ रहे हैं। इस तरह गांधी और अंबेडकर के बीच यह विवाद कि डीसी के लिए बोलने का अधिकार किसे है 1932 के अंत तक पृष्ठभूमि में चला गया। लेकिन इसने एक तीसरा मुद्दा खुला छोड़ दिया
इस बारे में कि अलिखित भाग को सुनिश्चित करने के लिए किसके पास बेहतर रणनीति थी, पूना पैक्ट पूरा किया जाएगा। दूसरे महाड़ सम्मेलन में अंबेडकर द्वारा व्यक्त विचार के अनुसार रणनीति में संपूर्ण हिंदू समाज को पुनर्गठित करने के सिद्धांतों को ध्यान में रखना था। इन सिद्धांतों को कैसे प्रचारित किया जाए, यह महत्वपूर्ण था। मतभेद रणनीति के साथ साथ सिद्धांतों के मामले में अंबेडकर के गांधी जी के साथ बुनियादी मतभेद थे, जो 1933 में स्पष्ट हो गए। 1932 में भी, जब सुलह हवा में थी, अपरिहार्य दरार के निश्चित संकेत थे। 14 नवंबर को जनता के पाठकों को लिखे पत्र में अंबेडकर ने कहा कि हालांकि गांधी ने अंतरजातीय विवाह और भोजन पर अपना विरोध छोड़ दिया था, उन्होंने कहा था कि यह अस्पृश्यता के खिलाफ शुरू होने वाले राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा नहीं हो सकता है। गांधी का तर्क था कि जहां अस्पृश्यता हिंदू धर्म के मूल तत्वों को खा जाने वाला नासूर है, वहीं अंतरजातीय भोजन और विवाह पर प्रतिबंध केवल कुछ रीति रिवाज हैं जो हिंदू समाज को अवरुद्ध करते हैं। इस प्रकार दोनों मुद्दों के बीच एक बुनियादी अंतर था, और अगर अंतरजातीय भोजन और विवाह को अस्पृश्यता विरोधी अभियान में शामिल किया गया तो यह अतिरंजित हो जाएगा और दिशा खो देगा। गांधी ने कहा, समावेशन को विश्वास के उल्लंघन के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अतीत में सार्वजनिक रूप से अंतरजातीय भोजन और विवाह का विरोध किया था। इस तर्क का उत्तर देते हुए इसी पत्र में अंबेडकर ने गांधी जी के तरीकों पर भी आपत्ति जताई। अस्पृश्यता पर अपने पहले बयान में गांधी ने पूना संधि की अलिखित महत्वपूर्ण शर्तों को जातिगत हिंदुओं द्वारा पूरा नहीं किए जाने पर अपना उपवास फिर से शुरू करने की बात कही थी। अंबेडकर ने कहा कि उपवास से कई ब्राह्मणवादी धार्मिक हस्तियों और उनके अनुयायियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो गांधी को मृत देखकर खुश होंगे। इसलिए गांधी जी का कार्य एक स्वार्थी कार्य बनने की संभावना थी। इससे उनका कद तो बढ़ सकता है, लेकिन इससे कुछ नहीं मिलेगा। गांधी को अपने जीवन का उपयोग इस तरह करना चाहिए कि इससे अछूतों को वास्तविक लाभ हो। अंबेडकर ने उन दो बुनियादी सवालों पर बात करते हुए लिखा जिनके कारण रास्ते अलग हुए। अछूतों के लिए वास्तविक लाभ क्या था और इसे कैसे हासिल किया जाना था? इन सवालों के प्रति अपने दृष्टिकोण में गांधी और अंबेडकर अलग अलग स्तरों पर दूर दूर खड़े थे। गांधी ने जाति के हिंदुओं के बीच किसी प्रकार के उच्च क्रम परिवर्तन की बात की, जिससे हिंदू सामाजिक संरचना को परेशान किए बिना डीसी के साथ उनके संबंधों में बदलाव आएगा। दूसरी ओर अंबेडकर के पैर जमीन पर थे और वे जाति की रोजमर्रा की हिंसा से डीसी के लिए तत्काल और स्थायी सुरक्षा चाहते थे। पूना समझौते पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद बॉम्बे विधान परिषद में उनके एक हस्तक्षेप से अंबेडकर का दृष्टिकोण पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। मौका ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वसरकारी निकायों में बदलने के विधेयक पर बहस का था, जिसमें सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं और कुछ न्यायिक शक्तियों का आनंद लेते हैं। अंबेडकर को इस विधेयक पर कई आपत्तियां थीं। गांधी के विपरीत, जिन्होंने भारतीय गांवों को महत्व दिया, अंबेडकर का मानना था कि गांव स्थानीय विशिष्टताओं, स्थानीय देशभक्ति से ओतप्रोत हैं, जिससे व्यापक नागरिक भावना के लिए कोई जगह नहीं बचती। उस स्थिति में डीसी की सुरक्षा के लिए वयस्क मताधिकार बेहद अपर्याप्त था। वे गांव के एक कोने पर कब्जा करने वाले लोगों का एक छोटा समूह थे, जिन्हें कभी भी गांव समुदाय के अभिन्न अंग के रूप में नहीं देखा गया और जिनकी प्रगति को बाकी समुदाय द्वारा हमेशा बड़ी ईर्ष्या की दृष्टि से देखा जाता था। इसलिए यह बिल्कुल आवश्यक था कि डीसी को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए। जहां तक पंचायत सदस्यों को न्यायिक शक्तियां देने की बात है, तो यह एक हास्यास्पद धारणा थी। एक आबादी जो जाति से छिपी हुई है, एक आबादी जो प्राचीन पूर्वाग्रहों से संक्रमित है, एक आबादी जो स्थिति की समानता का उल्लंघन करती है और जीवन में उन्नयन की धारणाओं पर हावी है, एक आबादी जो सोचती है कि कुछ उच्च है, कुछ निम्न है। ऐसा कर सकते हैं क्या निष्पक्ष न्याय के निर्वहन के लिए भी सही धारणाओं की अपेक्षा की जानी चाहिए? इसलिए जिसे हिंदू राष्ट्रवादियों ने एक बुराई के रूप में वर्णित किया था और जिसे गांधी ने डीसी के लिए केवल आधा अधूरा उपाय माना था, वह अंबेडकर के लिए डीसी और देश के अन्य सभी अल्पसंख्यकों के लिए एक आवश्यकता थी। उन्होंने कहा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आगामी संवैधानिक ढांचे के सर्वोत्तम हिस्सों में से एक होने जा रहा है। भारत यूरोप नहीं है, इंग्लैंड भारत नहीं है। इंग्लैंड जाति व्यवस्था को नहीं जानता, करते हैं। परिणाम स्वरूप
जो राजनीतिक व्यवस्था इंग्लैंड के अनुकूल हो सकती है वह हमारे लिए कभी अनुकूल नहीं हो सकती। आइए उस तथ्य को पहचानें और मैं एक कदम और आगे बढ़ूंगा, यह कहते हुए कि भारतीय राजनीति के अन्य छात्र चाहे कुछ भी कहें, मैं इस प्रस्ताव पर कायम हूं कि अगर भारतीय संविधान में कुछ अच्छा होने वाला है तो वह सांप्रदायिकता के सिद्धांत की मान्यता है। प्रतिनिधित्व, मैं एक ऐसी प्रणाली चाहता हूं जिसमें न केवल मुझे मतपेटी में जाने का अधिकार होगा बल्कि मुझे अपने वर्ग के लोगों का एक समूह रखने का भी अधिकार होगा जो सदन के अंदर न केवल मुद्दों पर चर्चा करेगा बल्कि मुद्दों पर निर्णय लेने में भाग लेना। मैं इसलिए कहता हूं कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कोई बुरी बात नहीं है, यह कोई जहर नहीं है। यह इस देश में विभिन्न वर्गों की सुरक्षा के लिए की जा सकने वाली सर्वोत्तम व्यवस्था है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप बाबा साहब के जीवन से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब